वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर है। और इससे पहले भी एक सीरीज आ चुकी है ECO 401 पे इस चैनल के ऊपर, लेकिन वो सीरीज काफ़ी जल्दी में मैंने बनाई थी, इस वजह से उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मिस कर दी थी मैंने, और काफ़ी चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी स्टूडेंट्स को। तो कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से रिकमेंडेशन आई कि इसके ऊपर आप एक नई सीरीज़ बनाएं या नए लेक्चर्स बनाएं ताकि जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। तो अब आपके लिए नई सीरीज़ में लेकर आया हूं, और इसके अंदर स्लाइड्स भी नई शामिल होंगी, और इन स्लाइड्स को आप हासिल भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपसे जो है वो स्लाइड शेयर कर दूंगा। तो पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि ये कोर्स ही इकोनॉमिक्स का है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो नेचुरल साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है। ये बात आप जहन में रखिएगा कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है, लेकिन ये जो है नेचुरल साइंस नहीं है। जिस तरह से केमिस्ट्री या फिजिक्स वगैरह होती है उस तरह की नेचुरल साइंस नहीं है। इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है, और सोशल साइंस में क्या होता है कि स्टडी किया जाता है जो लोग हैं सोसाइटी के अंदर, इसीलिए इनको सोशल साइंस कहा जाता है। तो इसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता सोशल साइंस के अंदर के लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाएं, जैसा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में किए जाते हैं। अगर आपने, जाहिर बात है, साइंस के स्टूडेंट आप अगर इंटर या मैट्रिक में रहें तो आपने केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर जो है वो लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें सोसाइटी के बारे में स्टडी किया जाता है, जो लोग हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है। तो इसकी जो एक डेफिनेशन है वो आपके सामने मौजूद है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी द पीपल, किस तरह से हम लोग जो है इंगेज अवर सेल्फ, अपने आप को इंगेज करते हैं प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करने में, यानी कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, बनाना। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, और कंजम्पशन करना किन चीज़ों की? गुड्स की एंड सर्विसेज की इन अ सोसाइटी, यानी सोसाइटी के अंदर गुड्स और सर्विसेज की, सामान की और सर्विसेज की। सर्विसेज क्या होती हैं ये तो आपको पता होगा। आप जैसे किसी बार्बर के पास जाते हैं, नाई के पास जाते हैं, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्विस होती है। इसी तरह से अकाउंटेंसी की सर्विस है, लॉयर जो है वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है। और गुड्स से मुराद तो कोई भी सामान होता है, जो चीज़ें हम खरीदते हैं। कोई फ़ोन है जैसे, वो भी गुड्स के अंदर आता है। इसी तरह जितनी भी फिजिकल चीज़ें आती हैं वो गुड्स के अंदर आ जाती हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है? इज द स्टडी ऑफ हाउ वी द पीपल, इसके अंदर जो है वो स्टडी की जाती है किस तरीके से हम लोग जो है वो इंगेज करते हैं अपने आप को प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में। जब प्रोड्यूस हो जाती है चीज़ तो उसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, और फिर कंजम्पशन की जाती है सोसाइटी के अंदर। इसकी एक और डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे कि द साइंस, ये एक साइंस है जिसके अंदर स्टडी किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि जो रिलेशनशिप है एंड्स और स्केर्स मीन्स के दरमियान। अब ये एंड्स और स्केर्स मीन का मतलब ये होता है कि एंड से मुराद होता है जो नीड्स वगैरह होती हैं वो, और स्केर्स मीन्स से मुराद होता है लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज कभी भी जो है वो अनलिमिटेड नहीं होते हैं। हमेशा जो है वो किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और उसके जो यूजेस होते हैं वो अल्टरनेटिव होते हैं। सो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा दो ब्रांचेस और आएंगी इकोनॉमिक्स की लेक्चर के एंड के अंदर। तो यहाँ पर है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, इसमें क्या होता है कि इनकॉर्पोरेट वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट एक तरह की जजमेंट दी जाती है इसके अंदर अबाउट व्हाट द इकोनॉमी शुड बी लाइक, किस तरीके की जो है वो इकोनॉमी होनी चाहिए, एंड व्हाट पर्टिकुलर पॉलिसी एक्शंस शुड बी रिकमेंडेड, और कौन से जो पॉलिसी एक्शंस है वो रेकमेंड होने चाहिए टू अचीव डिजायरेबल गोल। अब जो गोल हासिल करना है उसके लिए कौन कौन से जो है वो पॉलिसी एक्शन जो है वो रेकमेंड होने चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमी को जो है वो स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियंस
के तौर पे भी जाना जाता है, विच कैन नॉट बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड, और इनको प्रूव्ड या डिसप्रूव नहीं किया जा सकता, ये साबित नहीं किया जा सकता कि ये सही है या ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एम्प्लॉयमेंट शुड बी रिड्यूस्ड, एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस्ड होनी चाहिए। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कसेस व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए, इस चीज के बारे में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो डिस्कस करता है, इसमें डिस्कस की जाती है। अब जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, इसके कंपैरिजन में अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमी के कंपैरिजन में पॉजिटिव इकोनॉमी को देखें कि ये क्या है, तो ये जो है एनालिसिस होता है फैक्ट्स के बारे में और बिहेवियर के बारे में इकोनॉमी के अंदर, द वे थिंग्स आर, जिस तरह से चीजें हैं। सो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैन बी प्रूव्ड और डिसप्रूव, इसको प्रूव्ड या डिसप्रूव किया जा सकता है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को प्रूव या डिसप्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग इन अवर इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है हमारी इकोनॉमी में। अब इस चीज को कोई भी प्रूव कर सकता है या डिसप्रूव कर सकता है। हम अपनी करंट अगर इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, इसको आराम से प्रूफ किया जा सकता है स्टैटिस्टिक्स को देखकर, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको देख के। तो जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का, वो यही है कि नॉर्मेटिव के अंदर बताया जाता है कि ये होना चाहिए, जबकि पॉजिटिव के अंदर क्या होता है कि जो चीज है उसका जो है एक एनालिसिस किया जाता है, जो भी फैक्ट्स और बिहेवियर होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। और ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं इनको प्रूफ या डिसप्रूव किया जा सकता है। तो ये फर्क है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। नाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है क्या होते हैं, इनपुट होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जरिए ही प्रोडक्शन होती है, इसीलिए इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में वो होता है लैंड। लैंड से मुराद जमीन होता है। तो एक ये इसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसके अंदर लैंड भी शामिल है, ज़मीन भी शामिल है, जो एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। लैंड के साथ साथ इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज भी शामिल हैं, जो टेकन फ्रॉम अबव और बिलो द सॉइल, जो मिट्टी के ऊपर से या मिट्टी के अंदर से लिए जाते हैं। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ज़मीन के साथ साथ वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो लैंड का ये मतलब है, यानी कि नॉर्मली जब हम लैंड की बात करते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर या बिजनेस वगैरह के अंदर, तो लैंड से मुराद हमारी सिर्फ ज़मीन होती है। लेकिन यहाँ पे ज़मीन के साथ साथ जो भी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है एग्रीकल्चर के अंदर या इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसके अलावा जो भी नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह होंगे, चाहे वो मिट्टी के ऊपर से लिया जाए या अंदर से, तो वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। उसके बाद आता है फिर कैपिटल। कैपिटल का मतलब जो फाइनेंस वगैरह के अंदर लिया जाता है, वो लिया जाता है जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल से मुराद होता है जो भी ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, जैसे मशीन और प्लांट्स, ऐसे तमाम वो चीज़ें जिनके ज़रिए दूसरे चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, वो उनको कैपिटल कहा जाता है। जो भी ऐसी मशीनरी वगैरह होती हैं जिनके ज़रिए दूसरी चीज़ें बनाई जा रही होती हैं, मशीनरी है या कोई प्लांट वगैरह है, वो तमाम चीज़ें जो है वो कैपिटल के अंदर आती हैं। लेबर, लेबर का मतलब क्या होता है, नॉर्मली लेबर का मतलब मजदूर होता है। तो यहाँ पे भी लेबर से मुराद कुछ यही है। इसका मतलब होता है मैन पावर जो यूज होती है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो लोग भी काम कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। अब एक तरफ मशीनरी भी लगी हुई है, अक्सर आपने शायद देखा हो जहाँ पे गाड़ियां बन रही होती हैं वहां पे एक तरफ मशीनरी भी लगी हुई है, और कुछ जो उनके वर्कर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो जो वर्कर्स हैं वो क्या हैं, वो लेबर्स हैं, वो प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर वो काम कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, तो वो जो है लेबर होते हैं। नाउ द एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंदर क्या शामिल है, मैनेजेरियल एबिलिटीज दैट अ पर्सन ब्रिंग्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मैनेजेरियल एबिलिटीज लेकर आता है एक शख्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो काबिलियत होती है मैनेजमेंट की, जो काबिलियत है वो जो है। और एंटरप्रेन्योर जो है कोई ऑनर भी हो सकता है या कोई मैनेजर भी हो सकता है फर्म का। ये कोई ऑनर भी हो सकता है जिसने जाहिर बात है जिसकी फर्म हो, जिसकी मिल्कियत में हो फर्म, या फिर वो मैनेजर भी हो सकता है। तो एक्चुअली जो है वो मैनेजेरियल एबिलिटीज जो जो एक शख्स लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जो काबिलियत होती है मैनेजेरियल। नाउ दी स्केर्सिटी,
स्केर्सिटी का मतलब होता है इनसफिशिएंट होना किसी चीज का, एनफ नहीं होना यानी कि। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि गुड्स जो है, सामान जो है वो रेयर है यानी कि नायाब है, ऐसा नहीं होता कि स्केर्सिटी का ये मतलब नहीं होता। लेकिन स्केर्सिटी इसी वजह से होती है कि सोसाइटी के अंदर अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स हैं लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। किसी भी शख्स की ख्वाहिशात जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, वो लिमिटेड नहीं होती। और जाहिर बात है ये एक नॉर्मल सी बात है कि ख्वाहिशात इंसान की जो है वो अनलिमिटेड होती हैं। लेकिन हमेशा जो रिसोर्सेज होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, वो हमेशा रिसोर्सेज होते हैं, तो उसी से ही जाहिर बात है स्केर्सिटी पैदा हो जाती है। सो स्केर्सिटी समझने के बाद अब आप रेशनिंग को भी समझ सकते हैं। रेशनिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए लिमिट कर दी जाती है सप्लाई या फिर अमाउंट जो है कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स को जो स्केर्सली अवेलेबल है, जो स्केर्सली अवेलेबल है, जिनकी स्केर्सिटी है। तो ऐसे जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं उनकी जो सप्लाई होती है या फिर जो उनका अमाउंट होता है उसको लिमिट कर दिया जाता है, एक लिमिट बना दी जाती है। तो इसी को हम रेशनिंग कहते हैं। नाउ दी इकोनॉमिक सिस्टम्स। दुनिया के अंदर हर कंट्री के अंदर आपको डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स मिलेंगे। तो बहुत ज़रूरी है एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए कि वो इकोनॉमिक सिस्टम्स को समझे। सो पहला जो इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है वो है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है? एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसके अंदर इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो डिक्टेटर लेता है। और ये डिक्टेटर कोई एक शख्स भी हो सकता है या फिर एक ग्रुप भी हो सकता है कुछ सिलेक्टेड लोगों का। अब डिक्टेटरशिप जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है। आपको पता होगा कि डिक्टेटरशिप में होता क्या है कि एक डिक्टेटर आता है और उसके हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, सारी पावर उसी के पास होती है। तो इकोनॉमिक सिस्टम भी वैसा ही है कि इसके अंदर होता ही है कि जो डिक्टेटर होता है उसी के पास जो है जाहिर बात है जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो तमाम वो ही करता है। और डिक्टेटर जो है कोई एक शख्स भी हो सकता है या तो, या कुछ लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, ये कुछ सिलेक्टेड लोगों का। उसके बाद है फिर कमांड या प्लान्ड इकोनॉमी। कमांड या प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है इसके अंदर क्या होता है, जितने भी की इकोनॉमिक फंक्शन होते हैं यानी कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हमने प्रोड्यूस करना है, कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमने क्या प्रोड्यूस करना है, एंड हाउ टू प्रोड्यूस। ये तमाम जितनी भी चीज़ें होती हैं ये तमाम चीज़ें जो है वो इनको गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन दे रही होती है कि किसके लिए प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, एंड किस तरह प्रोड्यूस होगा। ये तमाम चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में होती है, इसीलिए इसको कमांड या प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद है फ्री मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब जो फ्री मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है इसमें गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होती कोई भी चीज़। इसमें क्या होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये जितने भी इस तरह के डिसीजंस होते हैं कि क्या प्रोड्यूस होगा, किस तरह से प्रोड्यूस होगा और किसके लिए प्रोड्यूस होगा, ये तमाम जितनी भी चीज़ें होती हैं ये डिमांड सप्लाई की जो इंट्रैक्शन होती है मार्केट के अंदर उसके मुताबिक होती है। जो डिमांड होगी उसी के मुताबिक जो है वो सप्लाई की जाएगी। तो डिमांड सप्लाई इंट्रैक्शन के मुताबिक सब कुछ होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। नाउ द इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बेस्ड करता है इस्लामिक वैल्यूज़ के ऊपर और इस्लामिक रूल्स के ऊपर। जैसे कि एग्जाम्पल दी गई है ज़कात की, तो ज़कात जो है ये भी एक इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है। और एक बहुत अहम चीज़ जो इस्लामिक इकोनॉमिक के अंदर हाईलाइट की जाती है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो फॉरबिड है यानी कि हराम है, इसका लेन देन जो है वो हराम है, टोटली जो है फॉरबिडन है, ये टोटली जो है ये मना है। और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट भी इस बात को रियलाइज कर चुके हैं कि इंटरेस्ट के जो नुकसानात हैं वो क्या क्या नुकसानात हैं। नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के, और अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए तो जो वेल्थ है, जो दौलत है, वो किसी भी जो है जाहिर बात है एक जगह पे जमा नहीं होगी, बल्कि वो दौलत जो है वो सबके हाथों में बढ़ जाएगी। और उससे क्या होगा, जाहिर बात है जब दौलत बढ़ जाएगी तो किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर गुर्बत का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पहली चीज़ है ज़कात, जिसका जिक्र बार बार कुरान के अंदर मौजूद है। ज़कात बहुत अहम चीज़ है।
दूसरी चीज़ है इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि विरासत की तकसीम का जो कानून है, जिसकी डिटेल जो है वो कुरान के अंदर सूरह निसा के अंदर मौजूद है। और जो तीसरी चीज़ है जिसके बारे में ऊपर भी मैंने बताया, वो है इंटरेस्ट, फॉरबिडेंस ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो टोटली जो है वो फॉरबिडन है, टोटली तौर पे हराम है। एक तरफ कुरान में कंपाउंड इंटरेस्ट को भी मना किया गया है, तो दूसरी तरफ ये भी मना किया गया है कि इंटरेस्ट भी जो है वो हराम है। तो चाहे इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो या इंटरेस्ट हो, दोनों तरह के इंटरेस्ट जो है वो इस्लाम के अंदर जो है वो फॉरबिडन है। और ये तीनों चीज़ें जो है वो कुरान के अंदर डायरेक्टली मेंशन है। अब जो चीज़ डायरेक्टली मेंशन होती है कुरान के अंदर, तो उस पर किसी भी तरह का इख्तलाफ नहीं होता। अगर कोई डिटेल में जाना चाहे तो उसको ज़रूरत पड़ सकती है अहादीस वगैरह की और दूसरी चीज़ों की, लेकिन जो डायरेक्टली मेंशन होती है तो वो चीज़ क्लियर होती है। नाउ दी पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स। अब पाकिस्तान के अंदर कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, वो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है तो जारी बात है रिसोर्सेज जो है वो गवर्न बाय बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल, दोनों गवर्न करती है, गवर्नमेंट भी और इंडिविजुअल। कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथों में हैं तो कुछ रिसोर्सेज जो है वो पब्लिक के हाथों में हैं। आपने देखा होगा कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, और कई सारी ऐसी हैं जो पब्लिक की हैं। कई सारे रिसोर्सेज की सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट करती है, और कई सारे रिसोर्सेज जो है वो उनकी सप्लाई जो है वो प्राइवेट सेक्टर करता है। तो मिक्स इकोनॉमिक होने की वजह से, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के पास जो है वो रिसोर्सेज मौजूद हैं और रिसोर्सेज का कंट्रोल है। नाउ द सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड इनकम। टू सेक्टर्स इन सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दो सेक्टर्स हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर। एक हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड का सेक्टर है, और दूसरा है बिजनेस सेक्टर्स, जिसके अंदर फर्म्स शामिल होते हैं। हाउस होल्ड क्या करता है, डिमांड करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। जो हाउस होल्ड है उसको गुड्स और सर्विसेज चाहिए, सामान चाहिए और सर्विसेज चाहिए, जबकि फर्म जो है वही सामान और सर्विसेज जो है वो सप्लाई करता है। तो क्या होता है कि एक्सचेंज होता है, इकोनॉमी के अंदर एक एक्सचेंज होता है। अब ये एक्सचेंज किस तरह से होता है, एक मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर। मॉनेटरी इकोनॉमी से मुराद वो इकोनॉमी जहाँ पे पैसे से जो है वो एक्सचेंज होता है। आज के दौर में जितनी भी इकोनॉमी होती है, जाहिर बात है वो मॉनेटरी इकोनॉमी होती है। बार्टर सिस्टम आज के दौर में नहीं है। पहले के दौर में बार्टर सिस्टम होता था, सामान के बदले सामान लिया जाता था। तो आज के दौर की जितनी भी इकोनॉमी है वो मॉनेटरी इकोनॉमी कहलाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे पैसे के बदले सामान लिया जाता है। तो मॉनेटरी इकोनॉमी में क्या होता है कि एक्सचेंज, फर्म जो है वो एक्सचेंज करती है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं पैसे के बदले में। वो जो है फर्म को जो है जाहिर बात है पैसा दिया जाता है, तो उसके बदले वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो देती है, एक्सचेंज होती है। फर्म्स जो है वो डिमांड करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फर्म्स जो है जाहिर बात है जब प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब पीछे ये बात आ चुकी है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की के जरिए जो है जाहिर बात है ये इनपुट होते हैं प्रोडक्शन के लिए। इनपुट प्रोडक्शन प्रोसेस के जरिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ही प्रोडक्शन पॉसिबल होती है। तो फर्म को जरूरत पड़ती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, और हाउस होल्ड जो है वो सप्लाई करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब लेबर जो है वो कहाँ से आएगा, वो हाउस होल्ड ही सप्लाई करेगा। जो वर्कर है, लेबर है, वही सप्लाई करता है। तो हाउस होल्ड सप्लाई करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, और फर्म जो है वो क्या करती है, फिर पेमेंट देती है। जाहिर बात है जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाएगा तो वो फ्री में तो काम नहीं करेगा ना, फ्री में तो नहीं दिया जाएगा फर्म को। तो फर्म जो है वो पेमेंट देती है इन टर्म्स ऑफ वेजेस और रेंट। लेबर है तो उसको वो वेजेस देगी, और अगर लैंड वगैरह है तो वो रेंट देगी। एंड दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स। यही जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स है, पूरा का पूरा एक फ्लो चल रहा है। फर्म को चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फर्म जो है वो तो वो जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेगी और उसके बदले वो पेमेंट देगी। और हाउस होल्ड को चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो फर्म जो है वो प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे और उसके बदले वो जो है पैसा देंगे फर्म को। तो ये पूरा का पूरा जो है वो सर्कुलर फ्लो चल रहा है ये। सो नाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इनके दरमियान फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है।
आपका ये जो कोर्स है ECO 401 इकोनॉमिक्स का, इसके अंदर दोनों इकोनॉमिक्स की ब्रांच शामिल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी शामिल है। कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जिनके अंदर माइक्रो अलग है और मैक्रो अलग है, लेकिन यहाँ पे दोनों शामिल हैं, तो इसीलिए आपको ज़रूरी है ये जानना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का फ़र्क क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फ़र्क क्या है। क्योंकि अगर आप ये फ़र्क जान लेंगे और इसी को सामने रखते हुए आप जब माइक्रो के टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आएगा, और मैक्रो के टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको मैक्रो समझ में आएगा, और काफ़ी ईजिली आप समझ सकेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी। बहुत से स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान फ़र्क नहीं समझ पाते शुरू के अंदर, और फिर इसी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है जब भी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसके अंदर स्टडी किया जाता है पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी का एक हिस्सा इसके अंदर स्टडी किया जाता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी स्टडी नहीं की जाती। स्पेशली टॉपिक्स सच एज द मार्केट्स, प्राइस, इसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो मार्केट है, प्राइजेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, डिमांड है एंड सप्लाई है। इट कैन बी थॉट एज एज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक ट्रीज। ये ऐसा है जैसे कि इकोनॉमी एक दरख्त के बारे में स्टडी किया जा रहा है, एज कम्पेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरह का फॉरेस्ट है, जंगल है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा है जैसे कि एक दरख्त है, हम एक दरख्त के बारे में स्टडी कर रहे हैं, पूरे के पूरे फॉरेस्ट के बारे में नहीं बल्कि एक दरख्त के बारे में स्टडी कर रहे हैं। स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, इसमें स्टडी किया जाता है किस तरीके से इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स और फर्म्स जो है वो मेक डिसीशंस करते हैं एलोकेट करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज को, टिपिकली इन द मार्केट्स के अंदर टिपिकली तौर पे, वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बाउट एंड सोल्ड, जहाँ पे गुड्स सर्विसेज जो है वो खरीद और फरोख्त किए जाते हैं। तो इसके अंदर पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक्स है उसको स्टडी नहीं किया जाता, बल्कि एक हिस्से के ऊपर इकोनॉमी का स्टडी किया जाता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि स्टडी ऑफ ट्री के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, दरख्त के बारे में। नाउ दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडीज द इंटायर इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी किया जाता है, और इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं एग्रीगेट प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन जो है वहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट कभी नहीं आएगा, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा जब भी आएगा प्रोडक्शन वगैरह का वो एग्रीगेट आएगा, यानी इज्तमाही तौर पे। और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, पूरे कंट्री के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, वो इन्फ्लेशन, महंगाई होगी, उसके बारे में, और जो बिजनेस साइकिल है, यानी कि रिसेशन है, डिप्रेशन है, बूम पीरियड है, ये तमाम चीज़ें जो है वो बिजनेस साइकिल के अंदर आती हैं। कैन बी थॉट एज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक फॉरेस्ट एज कम्पेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक तरह से इकोनॉमिक फॉरेस्ट है, हम पूरे फॉरेस्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक फॉरेस्ट के बारे में, एज कम्पेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ एक हिस्सा होता है, एक ट्री के बारे में स्टडी किया जा रहा है, यहाँ पे पूरे का पूरा एक तरह से फॉरेस्ट के बारे में स्टडी किया जाता है। इन्वॉल्व द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सम टोटल जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का, डीलिंग विद द इश्यूज ऑफ। अब इसमें जो इश्यूज होते हैं जैसे कि ग्रोथ है, इकोनॉमी की ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, एंड विद नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज रिलेटिंग टू दीज इश्यूज। और जो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो क्या है इन इश्यूज के बारे में, एंड इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस ऑन देम, और गवर्नमेंट एक्शन जो है उसका क्या इफेक्ट्स है उनके ऊपर। तो ये था आज का लेक्चर, जो कि पहला लेक्चर था ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का। आपको अगर इस बारे में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं आप ये स्लाइड। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।